So this is our crash course for LLM preparation. First things first, मैं कौन हूँ? So as you know, my name is शशांक राय और मैं CLC से ही मैंने LLB किया है 2020 से 23 और अभी मैं LLM में एनरोल्ड हूँ। और the thing is कि LLM 2 year course और I scored around 260 with just in fact with no preparation to be honest, क्योंकि मुझे चीजें मालूम थी कहाँ से क्या पढ़नी है, तो बस मुझे वो मालूम था। क्वेश्चन इनफैक्ट PYQ देखकर मुझे क्या करना है वो मुझे मालूम था। सेकेंडली, अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से IIT गुवाहाटी से। उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, बट मुझे थोड़ी मतलब लाइफ अच्छी नहीं लगी बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मोनोटोनिटी और मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं लगा। तो इसलिए मैं फिर एक सेकेंड, तो मैं पब्लिक लाइफ में आना चाहता था, सो आई शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉ और मैंने लॉ किया। फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे प्रैक्टिस ही करनी थी, बट फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा एक बस यूं ही एग्जाम दे दिया था और मेरा हो गया। फिर आई थॉट कि ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि एक LLM डिग्री यहाँ पे DU ऑल्सो एज जेनेरिक मतलब डिग्री होती है, मैं DU से कर रहा हूँ और कोई यहाँ पे एक एक्सपोजर मिल जाएगा। जैसे टू बी फ्रैंक, जैसे ILI की LLM है, इट्स अ लॉट मतलब बहुत थ्योरेटिकल और बहुत मतलब उसका ओरिएंटेशन वो है कि आपको रिसर्च थ्योरेटिकल। DU का जो LLM और इट्स फोकस, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट लेकर करना है, बट DU है द मोर जनरल LLM। बट द गुड पॉइंट अबाउट DU इज कि आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, आपके पास 2 साल है, आपके पास टाइम है नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का। तो इट्स नॉट नेसेसरी, जो कि अनलाइक LLM इन अदर जैसे NLU हो गया, ILI हो गई, जहाँ के लोग सिर्फ LLM करके जनरली पढ़ाने ही जाते हैं। यहाँ पे आप LLM करके कुछ भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप लिटिगेशन में आ सकते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मतलब प्रदीप राय जी हैं, उन्होंने DU से LLM किया है और वो इतने अच्छे आज तो मतलब कमाल के लॉयर हैं और उनकी प्रैक्टिस भी जबरदस्त चल रही है। तो देयरफॉर DU के LLM से आपके रास्ते बंधते नहीं खुलते हैं। और इसलिए नो सेकंड थॉट, अगर आप यहाँ आए हैं तो आप इसकी जम के तैयारी कीजिए। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैंने बताया कि इनफैक्ट मैंने कुछ बस मैं रात को एक दो PYQ देखा था, मुझे मालूम था क्या चीजें आएंगी, बस वो आ गया। तो मैं बस यही अपना शेयर करना चाहता हूँ। ये जो भी हमारा 15 दिन का 10-15 दिन का क्रैश कोर्स चलेगा, उसमें तो आज हम लोग बस PYQ डिस्कस करेंगे, बिकॉज फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज PYQ। अगर वो कर लिया तो सब कुछ कर लिया। तो और उसके बाद एक बार हम PYQ डिसाइड कर लेंगे और फिर हम इसके बाद ये कर लेंगे कि किस किस टॉपिक को कितना फोकस करना है। एक जैसे आरती, तुम साइमल्टेनियसली एक वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन कर लो जिसमें तुम एक लिस्ट बनाती रहो कि कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, IP से 5 चीजों के, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC, एविडेंस और CPC और कॉन्ट्रैक्ट, 6 चीजों से कितने क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। बाकी सब चीजों से बस एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली मतलब जो हमारा पैटर्न होगा, एक बार हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि CUET बस 3 साल से ही हो रहे हैं। तो इसके बाद हम विल स्विच ओवर टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की का वेटेज ज्यादा होता है, ऑल्दो क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। उस पे हम मैक्सिमम 4 से 5 क्लास करेंगे, सो दैट हम सब चीजें कवर कर लें। एंड मोर देन कवरिंग, मैं बस ये कहूंगा कि हम लोग जैसे हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे चीजें और उसमें कैसे याद करनी होती है, और फिर हर टॉपिक से लेट्स हम 50-50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, दैट इज इट। उसके बाद हम IPC से यही काम कर लेंगे, CRPC, कॉन्ट्रैक्ट, CPC, एविडेंस। और उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं जो जनरली जो बचे, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उनको करने की मैं आपको नाक बता दूंगा। कि जैसे ये केस, जैसे लेट्स से एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे सब पहली बार आया था, तो आपको एग्जांपल लेगा MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक इंडियन एनवायरो, कोई इस तरह क्वेश्चन है, या एक वेल्लोर सिटीजन फोरम, जैसे ये 4 ऑप्शन रहते हैं जनरली। तो इस तरीके से ये हमारा मोडस ऑपरेंडी होगा। और एक बार जस्ट टू रिमाइंड, आरती तुम ये लिस्ट बना लेना इन 6 टॉपिक के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस और छठा कॉन्ट्रैक्ट। इनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बस ये देखना है। वैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊंगा, देखते हैं, लेट्स स्टार्ट।
तो एक सेकंड, और इस बार जस्ट टू, अगर आपको मालूम नहीं होगा, इस बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा आपको। पिछली बार जैसे 25 नंबर के क्वेश्चन थे जो एप्टीट्यूड वाले, वो नहीं पूछे जाएंगे, बस इस बार काम के सब्जेक्ट रहेंगे। तो अगर हम सीधे आगे बढ़ते हैं, LLM, ठीक है। A resident of a colony writes to a judge of a high court complaining about the company polluting the environment in the area, resulting in health hazards. This cannot be, अब आप इसका बताइए, इसके इसमें क्या होगा? दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। कि कंप्लेनिंग अबाउट एक लेटर लिखता है, तो हमें मालूम है कि जो लेटर होते, आई थिंक इट्स एपिस्टोलेटरी जुरिस्डिक्शन, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रिट पिटीशन। ठीक है, तो इट कैन बी, और रिट पिटीशन के लिए लॉयर की जरूरत नहीं होती है, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रिट पिटीशन। तो हम इसको येलो मार्क कर देते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, अरे क्या, तो दिस इज, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद, हाँ, तो इस बीच में आपको बात बता देता हूँ कुछ। तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन, लोगों को डर लगता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अगर आपको बस ब्रॉडली चीजें मालूम है, जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ रहता है, तो मेरी तैयारी का एक मतलब मोस्ट कॉमन तरीका ये है कि मैं एक स्टेशन बना लेता हूँ। जैसे मुझे ये मालूम है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट, और 36 से लेट से 51 ए, 51 ए तो आपका डीपीएस, 51 तक डीपीएसपी है। तो इस बीच में कुछ नेमोनिक्स से मैं याद कर लेता, वो मैं आपको नेमोनिक्स बताऊंगा अभी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। तो अब सपोज मेरे से ये पूछा गया कि टैक्स का कहाँ पे है, तो मैं ये देखूंगा, मैं अपने दिमाग में याद करके कि मेरा जो स्टेशन है, उस स्टेशन में 246 आपका शेड्यूल 7 है, उसके बाद टैक्स आता है। इनफैक्ट 253 कुछ आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज वाले हैं कि उसके लिए पार्लियामेंट के पास जुरिस्डिक्शन है, 253 के बाद आएगा। अब एटलीस्ट मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में से ये तो पता कर लिया कि हाँ भाई 253 के बाद है। उसी तरह कुछ में एक अपर लिमिट भी डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर अपर लिमिट डिसाइड करना है तो 300 के बाद वाले जो आपके हैं, 300 ए आपका फंडामेंटल मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है, तो 300 ए से पहले है। 279 ए आपका जीएसटी है, इसका मतलब जीएसटी है तो टैक्स वाली चीज आ गई, तो टैक्स उसके आसपास ही होना चाहिए। तो इसलिए अब 279 ए से, अब सपोज जेनेरिक चीज है कि देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, ये कहाँ से आता है? तो दिस इज समथिंग वेरी जेनेरिक प्रोविजन, ये 279 ए से पहले होना चाहिए। तो इस ढंग से मैं चीजें, और आप ऑप्शन देकर कर सकते। लेट अस स्टार्ट। तो दिस इज, एक बार मैं दोबारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन गोज विथ येलो, तो ये येलो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन इज डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, अब ये आप देखिए, राइट टू एजुकेशन, आप सोचेंगे कैसे याद होना चाहिए, तो ये चीजें थोड़ी कॉमन सेंस से आएंगी। जैसे केरला एजुकेशन बिल, अगर आपने रिसेंटली फॉलो किया होगा, आपने ये जजमेंट जो अभी ये वाला जो चल रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसमें केरला एजुकेशन बिल वाली जजमेंट की बात हुई थी। तो दिस इज नॉट राइट टू एजुकेशन, दिस इज मोर अबाउट माइनॉरिटी राइट्स टू एजुकेशन, इट इज उन्नी कृष्णन। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा। उसके बाद अगले पे आते हैं, प्रियम्बल इज, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बेरूबारी में कहा गया था, मतलब बेरीबारी सेकंड में। थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता होगा, डोंट वरी, हम जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मतलब जब हम थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो इनिशियली प्रियम्बल वाज थॉट नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बेरूबारी में कोर्ट ने कहा था कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वाज ओवररूल्ड इन केशवानंद भारती, जिसमें प्रियम्बल वाज हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एंड देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड। क्योंकि आप खुद सोचिए 1973 में केशवानंद भारती आया था, उसमें उसने बोला कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो लोग थे, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर आया तो उसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में उसने अमेंड किया था उसको। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट कैन अमेंड, अगेन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली। ऑप्शंस बड़े ध्यान से पढ़ना है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट्स टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब ये देखिए, अब इसके लिए मैं एक निमोनिक्स बताता हूँ। इसको आप एक बार मैं जरा डीपीएसपी कहता हूँ। ये चलिए मैं आपको निमोनिक से ही बता दूं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। वन इज सन, तो सन में हम नेशनल एंथम गाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स रिलेट टू सन। वन इज सन। टू इज शू, तो मैं जूता पहन पहन के नेशनल सर्विस रेंडर करने जाऊंगा, तो वो वाला जो पार्ट है दैट इज टू इज शू। थ्री इज ट्री, तो थ्री इज ट्री से मैं क्या याद कर सकता हूँ कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंटेग्रिटी वगैरह की बात होगी। एक सेकेंड यार, फोर इज बोर बस, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, वन इज सन वही है, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम। टू इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो मैं जूता पहनकर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में जाऊंगा, तो वो होगा। थ्री इज ट्री, इट रिलेट्स टू यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर इज बोर, बोर क्या होता है, जंगली भालू होता है, तो जंगली सुअर होता है, तो मैं जंगली सुअर के ऊपर बैठकर डिफेंड करूंगा कंट्री को, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। वो सब चीजें याद रहती हैं आपको, हमेशा ये याद रखना, इट्स एन एमसीक्यू, इट्स एन, आपको सब कुछ याद नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन दे के आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। तो मैं बोर पे बैठकर आई डिफेंड द कंट्री। फाइव इज हाइव, फाइव इज हाइव, हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो अगर मैं इफ आई डू समथिंग विच इज डेरोगेटरी टू वुमेन, या इफ आई डू समथिंग जो कि जैसे इसमें वही बात है, प्रैक्टिस इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, उनको रिनाउंस करना है, तो अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मुझे मधुमक्खी काट लेगी। फाइव इज हाइव, सिक्स इज स्टिक, तो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। अगर सपोज अपने कंट्री के कॉम्पोजिट कल्चर को नहीं प्रिजर्व किया तो मुझे डंडे से मारा जाएगा। सेवन इज हेवन, अब ये सोचना है, सेवन इज हेवन, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड बात होगी, क्योंकि वही हेवन है, तो प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरमेंट, तो अभी हमारा क्वेश्चन था, बट लेट अस कंप्लीट दिस। सेवन इज हेवन। एट इज गेट, अब गेट क्या होगा, आप सोचिए, एक वो होता है, एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि आपको आपके अंदर मतलब रैशनैलिटी, ये सब चीजें आनी चाहिए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इट इज गेट, दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। एट इज गेट। नाइन इज वाइन, वाइन मतलब अगर मैं दारू पीकर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस, तो पब्लिक प्रॉपर्टी लोग डिस्ट्रॉय करते वाइन पीकर। टेन इज हेन, तो अगेन आप ऐसे समझ सकते हैं कि हेन मुर्गी के अंडे खाकर यू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, तो 10 इज अबाउट एक्सीलेंस। और 11 आपको याद रहना चाहिए कि 11 वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे आपको फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था, राइट टू एजुकेशन, तो ये वार्ड के लिए है कि अपने उनको पढ़ाना अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अब इससे आप देखिए, क्रॉस रेफरेंसिंग होती है चीजें, इससे आप ये याद कीजिए कि 86 से फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A। 86 कब ऐड हुआ था, तो एनडीए गवर्नमेंट ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2002 में ऐड हुआ था। 86 कैसे राइट टू एजुकेशन होगा, बिकॉज 8 + 6 इज 14, और 14 ईयर्स तक है राइट टू एजुकेशन। तो इस ढंग से चीजें पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आप देख लीजिए, अगर 7 इज हेवन होगा तो दिस इज 51AG। जस्टिस भगवत, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जस्टिस भगवती डिलीवर्ड अ माइनॉरिटी ओपिनियन इन द फेवर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फेवर में। अब ये आप सोचिए, ये कौन सा केस होगा, केशवानंद भारती तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जस्टिस भगवती का नाम नहीं आया था। गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में माइनॉरिटी ओपिनियन जस्टिस भगवती, मिनर्वा मिल्स हो सकता है, सज्जन सिंह। तो लेट अस पुट दिस क्वेश्चन ऑन होल्ड, बट ठीक है, जैसा आपका केशवानंद भारती तो कट गया, ये तो तय है। और जस्टिस भगवती वैसे 80s में थे, तो गोलकनाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि गोलकनाथ 1967 का केस था। मिनर्वा मिल्स भी नहीं होगा, सॉरी केशवानंद भारती भी नहीं होगा, और सज्जन सिंह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह, सज्जन सिंह तो गोलकनाथ से भी पहले आया था।
तो सज्जन सिंह भी नहीं होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स हो सकता है, देखते हैं एक बार देखते हैं। इनफैक्ट मिनर्वा मिल्स में ये कहा गया था कि मिनर्वा मिल्स में अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड बात करें तो आर्टिकल 31C में इंदिरा गांधी ने ये ऐड करवाया था कि एनी लॉ विच इज मेड टू गिव इफेक्ट टू द डीपीएसपी कैन नेवर बी क्वेश्चन। तो उसको इन्होंने मिनर्वा मिल्स में वॉइड किया था उस अमेंडमेंट को। तो जो उससे पहले की पोजीशन थी कि 39B और C को इफेक्ट देने के लिए जो कोई लॉ होगी उसको मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट के 14, 19, 21 के उस 31 के उस पे। तो वो रिस्टोर हो गया था। तो हो सकता है जस्टिस भगवती ने बोला कि नहीं ये सही है। तो विल सी, मतलब अगर मुझे मार करना होता तो मैं सज्जन सिंह मार करता। विल चेक, एक बार चेक ही कर लेते हैं। सर आई थिंक इसमें मिनेरवा मिल्स वाला होगा। बोला आई एम सॉरी, हाँ भाई मिनर्वा मिल्स, आई एम सॉरी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज सज्जन सिंह तो गोलकनाथ से भी पहले आ गया था। हाँ तो मिनर्वा मिल्स में ही डीपीएसपी को फेवर हो सकता है जस्टिस भगवती ने किया होगा। राइट राइट, सही सही बोल रही हो तुम। क्योंकि और किसी में तो मुझे याद ही नहीं कि और किसी में डीपीएसपी की बात भी हुई होगी। गोलकनाथ वाज अबाउट यस। अमेंडेबिलिटी की फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। सज्जन सिंह केस में भी वही बात हुई थी। शंकरी प्रसाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था, सज्जन सिंह 17 चैलेंज हुआ, नहीं 17 तो गोलकनाथ में चैलेंज हुआ था। गोलकनाथ से पहले सज्जन सिंह था। गोलकनाथ ने वो जो जूरिस्प्रूडेंस शंकरी प्रसाद से सज्जन सिंह तक आया था उसको ओवररूल किया था। तो इट शुड बी मिनरवा मिल्स, तो तुम बोले तो टेक इट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Which one of the following doctrine relates to the interpretation of the legislative conflicts between union and states? Union and states. तो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ये यूएस में डॉक्ट्रिन चलती है। हमारे यहाँ तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ 19 के ही 2 में एक्सेप्शन दिए हुए हैं। प्रिकॉशनरी अप्रोच वो तो इन्वायरमेंट का है। स्टेट डेसिस भी नहीं है, वो तो कॉमन लॉ की वो है, इट्स पिथ एंड सब्सटेंस। लेकिन फिर भी ये फंडामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें आ गई। इंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय, अच्छा ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, तो जूरिस्प्रूडेंस एक क्वेश्चन आ गया मान लो, मुझे नहीं आता है। केल्सन नहीं होना चाहिए। अगेन इंपैरेटिव थ्योरी मानना जरूरी है, तो ये आई गो विद ऑस्टिन, मतलब अगेन दिस इज कॉमन सेंस, आपको सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये ऑस्टिन होना चाहिए बिकॉज इट ही टॉक्स अबाउट इंपैरेटिव थ्योरी। Which one of the following theories of punishment is considered a judicial contribution to social change? सोशल चेंज की बात कर रहा है तो इट शुड बी रिफॉर्मेटिव, अगेन इट इज कॉमन सेंस। ऑल्दो इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट अगेन इट इज थोड़ा बहुत वही एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियरी। इट इज रिफॉर्मेटिव। A person knows the consequence of the act but he acts without caring the consequences, he is said to be। अब अगेन इट्स लॉ लीगल टर्म, तो दिस इज malicious, a person knows the consequence but he acts without caring for the consequence, it should be negligent, इसका बेस्ट आंसर negligent है। and it's not constitution, it is something मतलब tort टाइप का है तो चीज। तो इसको लेट से रेड से करें। ठीक है। राइट ड्यूटी कोरिलेशन इज एक्सपाउंडेड बाई, तो राइट ड्यूटी इट वाज आई थिंक हॉफेल्ड। तो अगेन ये जैसे जूरिस्प्रूडेंस आपके दो क्वेश्चन आ गए। हॉफेल्ड, क्योंकि हॉफेल्ड में हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं। हाँ, जूरल कोरिलेट्स और जूरल पॉजिटिव जूरल नेगेटिव इस तरह की बात होती है। ठीक है। The jurist who gave more predominance to the rule of law than Droit administration was, आई डोंट नो दिस, मे बी ये डाइसी को रूल ऑफ लॉ की बात होती है। बट अगेन लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जूरिस्प्रूडेंस आपके अभी तक 3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो वैसे आरती तुम जूरिस्प्रूडेंस का भी एक अलग से रखती रहना, जूरिस्प्रूडेंस से जैसे 3 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो सोशल इंजीनियरिंग आई थिंक इट इज रॉस्को पाउंड। हाँ रॉस्को पाउंड है, क्योंकि बाकी ऑस्टिन तो है नहीं, डाइसी भी नहीं है। इट शुड बी रॉस्को पाउंड। तो इसका मतलब जूरिस्प्रूडेंस से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। इट्स जस्ट दैट अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप कर सकते हैं, बट ब्रॉडली मालूम होना चाहिए। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज ही होगा वो। अगेन पॉस्को रॉस्को पाउंड की बात होगी। तो जूरिस्प्रूडेंस का भी नंबर ऑफ क्वेश्चन नोट करना, इट्स इंपॉर्टेंट। In which case the House of Lords confirmed explicitly that a treaty to which Her Majesty's government is a party does not alter the law of the United Kingdom. ये क्वेश्चन छोड़ने वाली चीजें हैं बिकॉज
आप 20-80 रूल फॉलो करें, 20% मेहनत करके 80% मार्क्स चाहिए। लीव दिस क्वेश्चन, अगर आपको दिख जाता है आंसर तो वेल एंड गुड, नहीं तो मतलब मैं तो छोड़ देता। उसके बाद यूजिंग द कोर्ट्स विच ऑफ फॉलोइंग जजमेंट वर डिलीवर्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हमने PIL में पढ़ा था, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, chronological सीक्वेंस में। राइट टू यूएस नेशनल्स इन मोरक्को, द रिपेरेशन केस, टेम्पल्स ऑफ प्रिय विहार, राइट्स ऑफ पैसेज केस। तो अगेन इट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसको जनरली इन सब में अगर आपको एक भी मालूम होता है तो चीजें हो जाएंगी। बट आई सपोज जैसे मुझे मान लो कोई नहीं मालूम होता, नॉट अटेम्प्ट दिस। आगे बढ़ते हैं, मैं ये सब बता दूंगा कोई इसके आंसर अगर आपको आंसर जानने हैं तो, बट हम बस वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि हमें कैसे अप्रोच करना है पेपर को। डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एक्विएसेंस, कस्टम्स। तो अब ये देखो, इसमें मतलब ये दोनों तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन कस्टम्स और एक्विएसेंस से मैच करते हैं। तो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, कस्टम किस में हो सकता है? वैसे तो टेम्पल ऑफ प्री विहार, इसी आर्बिट्रेशन कमीशन इन यूगोस्लाविया। ओके, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा। असर्शन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सही है। द यूएन चार्टर्स रिकॉग्नाइज इट, सो। तो अच्छा, यूएन चार्टर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात होगी, इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन, ठीक है। तो इसका रीजन भी तो यही होना चाहिए, बिकॉज यूएन चार्टर कहता है कि इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन, नहीं तो इस तरह तो प्रिंसिपल ऑर्गन बनेगा नहीं। तो अगेन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वन, बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ। आगे बढ़ते हैं, इन विच केस आर्बिट्रेशन वाज नॉट यूज्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो इसमें अगर हम आगे आएंगे तो अमोको फाइनेंस केस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लॉजाने, पैसेज थ्रू ग्रेट बेल्ट केस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंस केस। तो ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन आपको करने का फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा, बट हम जस्ट ये डिस्कस करें कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। लेट्स मूव फर्दर। द फर्स्ट केस इन विच अ चेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हर्ड अ केस वाज। अच्छा, आपके PIL से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ICJ हर्ड अ केस वाज, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, अब इससे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ केस। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो जुडिशियल सेपरेशन वाली जो ई बातें होती हैं। ई सरिता वाला, शांति, आई थिंक। संति वर्सेस टी रमेश, सरिता वर्सेस टी वेंकटा सरिता वर्सेस टी सुब्बैया। वेंकैया सुबैया, हाँ। और ये सेक्शन 9, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, तो जब हम PYQ से पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि सेक्शन 9 डील्स विद, तो अगेन आई थिंक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, क्योंकि सेक्शन 13 में आपको डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट मदर कैन बी नेचुरल गार्जियन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फादर इन अ केस। तो गीता हरिहरन केस। जो गीता हरिहरन केस, ये अपने केसमेट में है, क्योंकि विशाखा केस तो फिर भी, लेकिन आप ऑप्शन हमेशा, जब भी ऐसे क्वेश्चन, जब भी हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं, जब भी क्वेश्चन पेपर से, तो हमें उनके बाकी सब केसेस के बारे में देख लेना है। जैसे विशाखा केस में विशाखा गाइडलाइंस आई थी, वो जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। गीता हरिहरन तो आंसर ही है इसका, नेचुरल यस सर। गार्जियन। अब हमें ये मालूम है जब मंगरा प्रसाद केस ब्रॉडली किससे डील करता था, हनुमान प्रसाद केस किससे डील करता था, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। हिंदू माइनर्स मैरिजेस, तो ये आप देखेंगे तो अगेन इट्स वॉइडेबल। वैलिड। नहीं नहीं, हिंदू माइनर्स मैरिज इज वॉइडेबल। नहीं, 10 मिनट, अच्छा चलो खत्म कर ले। आई अगर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो विल स्टार्ट फ्रेश मीटिंग। 10 मिनट बचा, इट्स वॉइडेबल, क्योंकि वो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में यही कहा गया, हिंदू माइनर्स मैरिज इज वॉइडेबल, क्योंकि सेक्शन 5 में वो दिया नहीं हुआ जब सर वॉइड की बात। हाँ, उसमें बोलो। उसमें सेक्शन 5 में यही लिखा हुआ है कि उनकी मैरिज जो है वो वैलिड होगी। नहीं नहीं, सर लेकिन फैक्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड जो है। मैं एक बार, चूंकि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी आ गया, अग्री की सेक्शन 5 में वो बात हो सकता है, एक बार सेक्शन 5 में खोल ही लेता हूँ। इनफैक्ट सेक्शन 5 मैरिज एक्ट, अगर मैं खोलूंगा,
A marriage may be solemnized if the following conditions are fulfilled. Neither party has a spouse living, ठीक है. Neither party is incapable of giving a valid consent to in the consequence of unsoundness of mind, or though capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder, recurrent attacks of insanity. The bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years. तो अब ये बोला है कि marriage may be solemnized between two parties if the following conditions are fulfilled. लेकिन सपोज ये फुलफिल नहीं होता है तो क्या होगा? तो इसके कॉन्सिक्वेंस इस वाले की केस में, जैसे अगर हम अगर मैं इसका इंडेक्स खोल लूं तो ये कहीं पे वॉइड मैरिज की बात हुई है, लेकिन चाइल्ड मैरिज के लिए वो वॉइडेबल है, इट्स नॉट वॉइड. और अगर उसमें कहीं वैसा लिखा भी है किसी सेक्शन में तो इट विल ओवरराइड, मतलब उसका वो जो है ओवरराइड कर लेगा, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज में उसको वॉइडेबल कहा गया है. मैं बता दूंगा किस सेक्शन में वॉइड, मतलब इसकी बात नहीं, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज में वॉइडेबल कहा गया. इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, मैं केस मैट से वो जजमेंट है, मैं आपको नाम आप लोग को बता दूंगा. आगे बढ़ते हैं. फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन हैज टू बी हाई कोर्ट जज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. अगेन हम आगे दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन पे. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. तो इसमें 7 years इज द आंसर. 7 years. 7 years, ठीक है. और मतलब एक सेकंड इसको, क्योंकि इसमें 5 तो होना नहीं है, 9 भी नहीं होना है. द कंफ्यूजन कुड हैव बीन बिटवीन 7 and 10. तो एक बार इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर चाहो तो. अगर इसको कंफ्यूजन सिर्फ 7 और 10 में ही हो सकता है. अच्छा सॉरी, इन ऑर्डर टू बी, अच्छा सॉरी सॉरी, दिस सेज एडवोकेट की नहीं है, हाई कोर्ट जज. द क्वेश्चन इज हाई कोर्ट जज के लिए. In order to be appointed a judge of the Supreme Court, a person must be and must have been at least 5 years a judge of High Court or 2 or more such courts, ठीक है. और an advocate of High Court or 2 or more such courts in succession for 10 years. हाँ सॉरी. तो इसमें होता ये है कि एडवोकेट के लिए 10 साल है और इसके लिए 5 साल है. और इनफैक्ट तो हमेशा इन सब चीजों का आंसर थोड़े प्रैक्टिकल चीजों से देखना चाहिए. अब प्रैक्टिकल चीजों से कैसे देखोगे कि अगर 10 साल या 7 साल हाईकोर्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जनरली जो लोग हाईकोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं वो अपने 40s 50s में अपॉइंट होते हैं, मतलब लगभग अर्ली 50 लेट 40s में. तो इस तरह से इट शुड बी ओनली 5 years. और ये भी एक बार जब नेट पे मैं गया हूँ तो एक बार हिंदू मैरिज एक्ट का बता देता हूँ कहाँ पे वर्ल्ड मैरिज एक्ट की बात. मैरिज एक्ट वॉइड मैरिजेस शायद सेक्शन 11 में है. एक मिनट. हाँ Section 5 deals with conditions for Hindu marriage, 7 ceremonies, registration, 9 is conjugal right, judicial separation, और void marriages in 11. हाँ ठीक है. अगर हम void marriage में जाएंगे तो देखो एक बार इसको एक बार वो करते हैं. Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void on a petition presented by either party thereto against the other party if it contravenes any one of the conditions mentioned in 1, 4 and 5. ठीक है. 1 was bigamy, ठीक है. और एक सेकेंड, 1 was bigamy, 4 is अपना वो वाला जो prohibited, 5 is prohibited वाला, 4 deals with parties not within the degree of हाँ बोलो. सर जो उसमें जो वो वैलिड में इस बेस पे बोल रही हूँ, उसमें ना मैंने किसी बुक में रीड किया था तो उसमें था डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड के ऊपर. ठीक है. एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम. जब बोले डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड सर, उसका मतलब कि व्हाट ought नॉट टू बी डन बिकम्स वैलिड व्हेन डन. अच्छा, माइनस मैरिज विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्जियन कैन बी डॉक्ट्रिन ऑफ, नहीं नहीं, दिस इज समथिंग एल्स. ये बोला माइनस मैरिज without consent of the guardian can be held to be valid on the application of the doctrine of factum valid. This is an example of how the doctrine of factum valid is relied upon by the judiciary to accord for the validity of a child marriage. ये वैसे दूसरी चीज है. मतलब देखो, अगर अगेन ये तरीका है कैसे आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर आप उसका आंसर वैलिड देते हैं तो इसका मतलब आप बाकी तक को रूल आउट कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड मैरिज इज नॉट वॉइडेबल आप बोल रहे हैं.
जब भी मतलब एक तरीके से ऐसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए कि जब किसी चीज को आप गलत कह रहे हैं और किसी एक चीज को आप सही कह रहे हैं तो बाकी चीजों के लिए आप नो कह रहे हैं। तो चाइल्ड मैरिज इज नॉट वॉइडेबल कहना गलत है, चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इसका सेक्शन भी बता देता हूँ आपको। बट सर उसको इनवैलिड कहना भी तो गलत ही होगा ना, क्योंकि जो शादी हो गई उसको फिर वो वैलिड तो है ही, मतलब वो जब तक उसको वॉइड नहीं कराते हैं तब तक तो वो दैट वैलिड ही इज नहीं होगी नहीं, ना। ट्रू 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 ट्रू, बट दैट इज व्हाट इज मेंट बाय वॉइडेबल। समझ रही हो? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, जब तक उसको इनवैलिड नहीं कहते तब तक वो वैलिड रहेगी। तो इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसीलिए वॉइडेबल होगा, क्योंकि उसमें बाकी सबको अगर तुम नो कह रही हो तो भी सही है। अगर मैं ये देखता सर हूँ आई इसमें, थिंक सिंगल्स की बुक में भी इसको वैलिड बोला था। देखो ये लिखा हुआ चाइल्ड, इसका सेक्शन 3 लिखा हुआ चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग ए चाइल्ड। तो सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अगर देखोगी तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी चाइल्ड मैरिज वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल। तो इसका सर इट आंसर, इज वॉइडेबल ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज, बट दिस इज वैलिड, मतलब जुडिशियली उसको देखा जाए तो वो वैलिड ही होगी ना, मतलब ये वो वाला क्वेश्चन है शायद। अग्रीड अग्रीड, लेकिन बट दैट इज मतलब, मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कह रहा हूं, मैं बस कह रहा हूँ दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि दिस कवर्स इवन योर कंसर्न। ओके। बट दिस कवर्स योर कंसर्न ऑल्सो, तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि जब तक कोई पार्टी उसको अवॉइड नहीं कराएगी तब तक वो वैलिड होना चाहिए, बट दैट इज व्हाट इज कैप्चर्ड बाय वॉइडेबल। आई अग्री कि इसमें जब भी कोई जैसे मतलब जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो इसमें कंफ्यूजन था। इनफैक्ट मैं एक कोर्ट का जजमेंट तो मैं भेज दूंगा मैं इस ग्रुप में ही, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल। और उसमें कंफ्यूजन इसी बात से थी कि उसमें वॉइड तो कहा नहीं गया, ये वैलिड होना चाहिए। द मोस्ट अप्रूव, अगले क्वेश्चन में बढ़, द मोस्ट अप्रूव फॉर्म ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ इज, तो ये याद करने की चीज है। जैसे तलाके बिदअत तो अब होगा नहीं, तलाके अलिस्तान, तलाके हसन, तलाके तौफीक, ये चीजें याद करने वाली चीजें। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, या मैं एक बार ये बता दूंगा। अब मुस्लिम मैरिज टेक्स प्लेस विदाउट फिक्सिंग ऑफ अ डावर, द मैरिज विल बी, अगेन इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, बातिल, फासिद, साहे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे फैमिली लॉ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस थ्योरी, फाइट्स फिक्टा, विल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, रिलेशन कोई नहीं है। फाइट्स फिक्टा तो मेरे हिसाब से ये उबेरिमा फाइट्स टाइप ही होनी चाहिए, कि आप विल थ्योरी भी जरूरी नहीं है। तो इट शुड बी थ्योरी ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी ओनली। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसका आंसर थ्योरी ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी ही होगा, बिकॉज दैट सेज कि वो कंसेंट से बना है। आगे बढ़ते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज फ्रॉम, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, एक पार्टी ने अपना काम परफॉर्म कर दिया, तो दूसरी पार्टी कैसे होगा? तो नॉन फीजेंस होगा नहीं, मिस फीजेंस होगा भी नहीं। इंडेबिटेटस अदम, शिट, ये क्यों होना चाहिए इसका? assumpted। हाँ बोलो।